नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा था, उसे मैंने आपको मरुस्थल तथा अरावली कंप्लीट करवा दी है। आज भौतिक प्रदेश का तीसरा भाग है जो है पूर्व का मैदान। आज मैं आपको पूर्व का मैदान पढ़ाऊंगा। पूर्व का मैदान क्या पढ़ाऊंगा मैं? पूर्व का मैदान। सबसे पहले तो मैं आपको इसके नाम के बारे में बताता हूं कि पूर्व का मैदान का मतलब क्या है। पूर्व का तो मतलब हम सबको पता है कि ये राजस्थान में पूर्व की तरफ, इसलिए आगे इसके पूर्व लगा। तथा मैदान किसको बोलते हैं? मैदान जिस क्षेत्र में नदियां बहती है तथा नदियों वाले क्षेत्र को मैदान बोलते हैं। क्या? नदियों वाले क्षेत्र को मैदान बोलते हैं। अब इसका मतलब पूर्व के मैदान में नदियां बहती है, तो नदियां बहती है तो इसका मतलब वहां खाद्यान्न भी उगता होगा, खाने वाली चीजें भी उगती होगी। इसी कारण पूर्व के मैदान को एक अलग नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं खाद्यान्न का कटोरा। पूर्व के मैदान को खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या? पूर्व के मैदान को खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। पूर्व का मैदान राजस्थान राज्य के 23.3% भूभाग पर है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 23.3% भूभाग पर है। पूर्व का मैदान राजस्थान राज्य के 23.3% भूभाग पर है। ठीक, मैंने क्या बोला था कि भौतिक प्रदेश 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रदेश 4 प्रकार के होते हैं: मरुस्थल, अरावली, पूर्व मैदान तथा पठार। सब भौतिक प्रदेशों में अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसकी सर्वाधिक है। मतलब भौतिक प्रदेशों में पूर्व मैदान की सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है। भौतिक प्रदेशों में पूर्व का मैदान सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ पर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। कितनी? 40% जनसंख्या रहती है। कहां पर? पूर्व के मैदान में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। अब पूर्व के मैदान को अगर बांटे, पूर्व के मैदान को नदियों के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है चंबल बेसिन। दूसरा है माही बेसिन। तीसरा है बनास बेसिन। चौथा है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। क्या कहा मैंने? पूर्व के मैदान को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है माही बेसिन, तीसरा है बनास बेसिन तथा चौथा है बाणगंगा बेसिन। हम यहां से एक एक को लेंगे तथा एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं लेता हूं चंबल बेसिन। ये नदियां हैं, लेकिन आपको मैं इधर नदियां नहीं पढ़ाऊंगा। इधर तो सिर्फ आपको यही रखने हैं कि कौन ये जो चारों नदियां हैं किस किस जिले में बहती है। बस आपको यही याद रखने हैं। नदियों को मैं विस्तार में तो तब पढ़ाऊंगा जब मैं नदियों वाला टॉपिक कराऊंगा आपको। जब मैं नदियों वाला टॉपिक कराऊंगा तब नदियों को एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज तो सिर्फ आपको यही रखने हैं कि ये नदियां हैं कौन कौन से जिले में बहती है। इससे क्या होगा कि आप जब नदियां पढ़ोगे तो आपको नदियां याद करने में एकदम आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, ये पूर्व का मैदान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन जो बातें हैं इसमें, यदि आज रट लोगे तो आगे काम आएगी, क्योंकि रखी हुई दवाई तथा सुनी हुई बात आगे काम आती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं बताता हूं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन क्या पढ़ाता हूं? चंबल बेसिन। ठीक, चंबल बेसिन। पहले तो चंबल बेसिन, चंबल नदी, मतलब चंबल बेसिन का मतलब चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगर पूछ ले कि चंबल बेसिन कि राजस्थान के कितने जिलों में है, तो 6 जिलों में है। कौन कौन से? जो सर्वप्रथम की बात करें तो वह है चित्तौड़। चित्तौड़ से शुरू होती है ये
चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। क्या कहा मैंने? चंबल बेसिन राजस्थान के 6 जिलों में है। कहाँ से शुरू होती है? चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। ये आपको क्रम याद ही होने चाहिए तथा क्रम से याद रखना। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। चंबल बेसिन, यहां एक शब्द आता है बीहड़। और एक बता दो, चंबल बेसिन राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो बीहड़ बनाती है। क्या बनाती है ये? बीहड़। क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक शब्द आता है उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति। ठीक, मैंने क्या कहा? चंबल बेसिन राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो बीहड़ बनाती है। क्या बनाती है? बीहड़। बाकी नदियां, अधिकांश नदियां नहीं बनाती है, क्योंकि वह अधिकांश नदियां अरावली में बहती है। तो अरावली में बीहड़ नहीं बनाया जा सकता। बीहड़ जो बनाया जाता है वो मैदान में बनाया जाता है। अब सर्वप्रथम तो यह है कि बीहड़ बोलते किसे हैं? आपने बीहड़ का नाम तो सुना ही होगा। एक समय इसके ऊपर फिल्म आई थी, पान सिंह तोमर की फिल्म आई थी जो बीहड़ के ऊपर बनी थी। उसमें एक डायलॉग था कि बीहड़, बागी में तो बीहड़ रहते हैं, संसद में डाकू रहते हैं। क्या कहा मैंने? बागी तो बीहड़ में रहते हैं, संसद में डाकू रहते हैं। ये फिर डायलॉग को इसको हटाया गया था। ये मैंने क्या बोला? बीहड़। बीहड़ किसे बोलते हैं? चंबल नदी जब बहती है तो बहुत सारे हिस्सों को ये काट देती है। मतलब जिस हिस्से में बहती है उस हिस्से को ये काट देती है। नदियाँ ऑब्वियसली हिस्सों को काटती है, तो जो हिस्से को काटती है उसे कहते हैं बीहड़। तथा उत्खात स्थली कैसे कहते हैं? उत्खात स्थली मतलब जब ये नदी बहती है, जब इसका तेज प्रवाह होता है चंबल नदी का, तो ये मतलब ये इतनी चौड़ी नहीं है, ये किलोमीटर में चौड़ी है। चंबल नदी बहुत चौड़ी है। जब ये बहती है तो कई किलोमीटर तक, 1-1, 2-2 किलोमीटर के गहरे खड्डे बना देती है। ये चंबल नदी गहरे खड्डे बना देती है अपने प्रवाह क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं उत्खात स्थली। नदियों द्वारा बनाए गए गहरे खड्डे को उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। किसको? गहरे खड्डे को क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति। गहरे खड्डे को क्या बोलते हैं? गहरे खड्डे को उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। तथा जिस क्षेत्र में ये बनते हैं गहरे खड्डे या उत्खात स्थली, जिस क्षेत्र में बनते हैं उसको बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़। एक बार प्रश्न आ गया था कि डाकुओं की शरण स्थली किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आया था कि डाकुओं की शरण स्थली क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। बीहड़ को डाकुओं की क्या कहा मैंने? बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक डाकू रहते हैं। अगर पिछली साल की रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो आज भी बीहड़ में 150 डाकुओं की गैंग है। पिछले साल की रिपोर्ट एक बार में आया था कि 150 डाकुओं की गैंग आज भी यहाँ पर रहती है। कितनी? 150 डाकुओं की गैंग बीहड़ में। तथा ये पहले क्या करते थे? पहले आधुनिक हथियार नहीं थे, ये तो अब आए। पहले अपने डांग के बलबूते पर ये लूटते थे किसी को, बड़ी बड़ी लठे रखते थे, उसके कारण 2-4 जने जाते थे तथा एक व्यक्ति को लूटते थे डांग के बलबूते पर। तो इस कारण जहां से चंबल नदी बहती है उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। किसे कहते हैं? चंबल बेसिन को, या चंबल नदी जहां जहां से बहती है उसे। क्या कहा मैंने? एक बार प्रश्न आ गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे बोलेगा कि डांग क्षेत्र किसे कहते हैं, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये चूज करना है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में डांग क्षेत्र, मतलब डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां जहां से चंबल नदी गुजरती है उसे कहते हैं डांग क्षेत्र। ठीक है। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दी है। अब अगर बात करें कि डांग की रानी किसे कहते हैं, एक बार प्रश्न आ गया था, डांग की रानी, डांग की रानी। तथा एक प्रश्न ये भी है, डांग का राजा,
डांग का राजा। सोचने वाली बात है, देखो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। डांग की रानी किसे कहते हैं? अगर प्रश्न आ जाए कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तब तो आप बताओगे करौली। क्या? करौली। अगर प्रश्न आ जाए कि डांग का राजा किसे कहते हैं, तो धौलपुर। किसे? डांग की रानी करौली को तथा डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, तो वह है धौलपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां पर है? धौलपुर में। और राजस्थान में लगभग कितने किलोमीटर में बीहड़ फैला हुआ है? तो बीहड़ फैला हुआ है राजस्थान में 2800 किलोमीटर में लगभग बीहड़ फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 2800 किलोमीटर में राजस्थान में बीहड़ फैला हुआ है। डांग की रानी हो गई, डांग का राजा हो गया। ठीक है। बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है। एक शब्द आता है, मैं आपको बताता हूं, महान भ्रंश घाटी। राजस्थान की महान भ्रंश घाटी। राजस्थान की महान भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? ये आरएस में एक बार प्रश्न आ गया था ये, कि राजस्थान की महान भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। लगातार 2 सालों में ये लगातार प्रश्न आया था कि राजस्थान की महान भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट बाउंड्री फॉल। क्या कहते हैं? द ग्रेट बाउंड्री फॉल। राजस्थान की महान भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? पूर्व के मैदान को या चंबल बेसिन को बोलते हैं। किसे कहते हैं? पूर्व के मैदान को या चंबल बेसिन को कहते हैं। ये मुख्यतः चंबल बेसिन के लिए यूज होता है। राजस्थान की महान भ्रंश घाटी चंबल बेसिन के लिए यूज होता है। क्यों होता है कि ये जब आप अगर राजस्थान के नक्शे में आप अगर ऊपर से देखते हो तो आपको ये कटा हुआ ये इधर से मिलेगा। ये जो चंबल बेसिन जहाँ जहाँ से गुजरती है वो हिस्सा अगर ऊपर से देखने पर कटा हुआ लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये राजस्थान अलग है तथा ये राजस्थान अलग है, ये बीच वाला भाग अलग आपको लगेगा, क्योंकि ये इतनी चौड़ी है चंबल नदी। इस कारण इसे कहते हैं राजस्थान की महान भ्रंश घाटी। इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट बाउंड्री फॉल। ठीक है। और एक बार यहां पर क्या है, प्रोजेक्ट चले थे 2, वो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो तो रख लेना। पहला तो चलाया था केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने। कब चलाया था? 1989 में। केंद्र सरकार ने चलाया था 1989 में, तथा उसका क्या नाम था? कंदरा विकास कार्यक्रम। क्या? केंद्र सरकार ने 1989 में एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था कंदरा विकास कार्यक्रम, तथा राज्य सरकार ने भी एक कार्यक्रम चलाया था। राज्य सरकार ने भी एक कार्यक्रम चलाया था, जो कब चलाया था? 2004 में। उस प्रोजेक्ट का नाम था डांग प्रोजेक्ट। ठीक है। क्या कहा मैंने? केंद्र सरकार ने सन 1989 में यहां पर कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था कंदरा विकास कार्यक्रम। ठीक है। तब राज्य सरकार ने भी एक बार यहां पर प्रोजेक्ट चलाया था जो 2004 में चलाया था। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था डांग प्रोजेक्ट। क्या नाम था? डांग प्रोजेक्ट। ठीक है। ये तो हो गई चंबल बेसिन की बात। अब मैं आपको बताऊंगा इसका सेकंड भाग, माही बेसिन। क्या? माही बेसिन। ठीक है। ये माही बेसिन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा माही बेसिन। क्या पढ़ाऊंगा? माही बेसिन। क्या पढ़ाऊंगा? माही बेसिन। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि माही बेसिन में कितने जिले हैं। उसमें तो मैंने आपको बता दिए 6 जिले आपको याद हो जाने चाहिए। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाईमाधोपुर, 5वां करौली, छठा धौलपुर। ठीक है। इसमें 3 जिले आते हैं, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। 3 जिले मेरे साथ साथ बोलना, कौन से 3 जिले हैं इसमें? कौन से 3 जिले हैं? पहला है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। पहला कौन सा है? बांसवाड़ा। दूसरा है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। तीसरा है डूंगरपुर। तीसरा डूंगरपुर। माही बेसिन तथा माही नदी में
माही नदी किन किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। क्या कहा मैंने? माही नदी किन किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा जाती है, फिर प्रतापगढ़ तथा फिर डूंगरपुर। ठीक है, एक बार प्रश्न ये आ गया था कि माही बेसिन में उदयपुर आएगा कि नहीं आएगा? माही बेसिन में उदयपुर आता है कि नहीं आता है? माही बेसिन में उदयपुर आएगा कि नहीं आएगा? अगर माही नदी की बात करें तो माही नदी गुजरती है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर। ठीक है, अब बेसिन में उदयपुर आएगा, क्यों आएगा? ये कंसेप्ट वाली बात है। जब आप पढ़ोगे कि नदी कहां से गुजरती है तब तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो माही बेसिन, बेसिन का मतलब होता है माही नदी इन तीनों जिलों से गुजरती है, उदयपुर से तो नहीं गुजरती है। लेकिन माही बेसिन की सहायक नदी एक उदयपुर से आती है। माही बेसिन की एक सहायक नदी उदयपुर से आने के कारण माही बेसिन में उदयपुर क्षेत्र भी गिना जाएगा। मतलब अगर नदी की बात करें तब तो सिर्फ जिस जिलों में गुजरती है उस जिलों का नाम आएगा। तथा बेसिन की बात करें तो उस नदी की जो जहां से सहायक नदी भी आ रही है उस क्षेत्र को भी गिना जाएगा। ठीक है, इस कारण माही बेसिन में उदयपुर गिना जाएगा या आता है। ठीक है, अगर माही बेसिन की नाम की बात करें, माही बेसिन के नाम की बात करें तो एक नाम आता है व्याघ्र घाट। व्याघ्र घाट, व्याघ्र घाट भी माही बेसिन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? यहां पर व्याघ्र तथा बगेरों की अधिकता के कारण, किसकी? व्याघ्र तथा बगेरों की अधिकता के कारण व्याघ्र घाट माही बेसिन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? व्याघ्र तथा बगेरों की अधिकता के कारण। दूसरा, इसे लाट क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाट क्षेत्र, तथा इसे पाताल क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाताल क्षेत्र। लाट क्षेत्र क्यों बोलते हैं? यहां लाट जाती रहती है इस कारण। तो पाताल क्षेत्र इसलिए बोलते हैं, ये सब राजस्थान में सबसे नीचे है। ठीक है, फिर यहां पर 1178 में मेवाड़ के एक राजा थे। मेवाड़ के राजा थे कौन से? सामंत सिंह। 1178 में मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने यहां पर वागड़ राज्य की स्थापना की थी। किसकी? वागड़ राज्य वागड़ राज्य की स्थापना की थी। इस कारण इस क्षेत्र को बागड़ प्रदेश भी कहते हैं। बागड़ प्रदेश भी कहते हैं। अगर बागड़ प्रदेश की बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं? तो बागड़ प्रदेश में 2 जिले आते हैं, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। आप कंफ्यूज मत होता, बांगड़ क्षेत्र तथा बागड़ क्षेत्र अलग अलग है। बांगड़ क्षेत्र तो बोलते हैं शेखावटी बेसिन, कोटा, बूंदी, कोटा, चूरू, झुंझुनू को, तथा बागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर को बोलते हैं। जब बिंदी लग जाती है तो ऊपर चला जाएगा शेखावटी बेसिन में, जब बिंदी नहीं लगती है तब बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में आएगा। ठीक है, बागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के क्षेत्र को बागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट है 56 का मैदान। 56 का मैदान क्या इंपॉर्टेंट है? 56 का मैदान मैंने आपको सर्वप्रथम पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था? मैंने आपको मरुस्थल में पढ़ाया था। जब मैंने आपको लूणी बेसिन पढ़ाई थी। मरुस्थल में अर्ध शुष्क में लूणी बेसिन पढ़ाई थी, जो चौथा भाग है अर्ध शुष्क का। उसमें मैंने आपको जब लूणी बेसिन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 56 की पहाड़ियां पढ़ाई थी, जो कहां से कहां तक थी? बालोतरा से सिवाना के मध्य थी। कहां से कहां तक थी? बालोतरा से सिवाना के मध्य। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 56 का मैदान। अगर 56 की पहाड़ियां आए तो बालोतरा से सिवाना के मध्य, तो 56 का मैदान आए तो ये राजस्थान के 2 राज्यों में है, 2 जिलों में है। सॉरी, राजस्थान के 2 जिलों में, 2 जिलों के बीच वाले क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। किस किस के? बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान, गांवों का उपजाऊ
मैदान, छप्पन का मैदान कहलाता है। छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान, जिसमें नदी नाले वगैरह सब आ गए। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान 56 का मैदान कहलाता है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य है, उसके मध्य 56 गांवों का जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहते हैं। आपको शायद याद होना चाहिए कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांसवाड़ा को बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी बोलते हैं। तथा ये जो बागड़ क्षेत्र है, बांगड़ अलग है, बांगड़ क्षेत्र अलग है, तथा बागड़ की मीरा, एक प्रश्न आता है, बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बागड़ क्षेत्र, ऊपर बिंदी नहीं है, याद रखना। बागड़ की मीरा किसे बोलते हैं? तो बागड़ की मीरा गवरी बाई को बोलते हैं। बागड़ की मीरा गवरी बाई को बोलते हैं। बागड़ क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर आता है वह क्षेत्र अलग है। बांगड़ क्षेत्र जिसमें शेखावटी बेसिन आता है। ठीक है, यह हो गई माही बेसिन की बात। हमने पूर्व के मैदान की जो 4 भागों में बांटा गया उसके 2 हिस्से पढ़ लिए हैं, चंबल बेसिन तथा माही बेसिन। अब हम पढ़ेंगे पूर्व के मैदान का तीसरा भाग जो है बनास बेसिन। क्या पढ़ेंगे हम? बनास बेसिन तथा बाणगंगा बेसिन भी इसके साथ ही पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ाता हूं बनास बेसिन। बनास बेसिन क्या पढ़ाऊंगा? बनास बेसिन। सर्वप्रथम था मैं आपको यही बताऊंगा कि बनास बेसिन राजस्थान के कितने जिलों में है, तो ये 7 जिलों में है। बनास बेसिन राजस्थान के 7 जिलों में है। कहां से कहां तक है ये? सर्वप्रथम राजसमंद से शुरू होती है, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। क्या कहा मैंने? बनास बेसिन में राजस्थान के 7 जिले आते हैं, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। फिर एक शब्द आता है बनास बेसिन में, पीडमांट। पीडमांट किसे कहते हैं? पीडमांट किसे कहते हैं? तो पीडमांट किसे कहते हैं? बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान को पीडमांट कहते हैं। क्या कहा मैंने? बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान को पीडमांट बोलते हैं। क्या कहा मैंने? बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान को पीडमांट कहते हैं। ठीक है, फिर एक शब्द आता है खैराड। खैराड किसे कहते हैं? एक जहाजपुर आता है, जहाजपुर, जो कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। खैराट किसे कहते हैं? जहाजपुर जो भीलवाड़ा में है, जहाजपुर से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ इस भूमि को खैराट बोलते हैं। क्या कहा मैंने? जहाजपुर जो भीलवाड़ा में पड़ता है, जहाजपुर से टोंक के मध्य जो स्थित उबड़ खाबड़ भूमि है उसे खैराट बोलते हैं। टोंक तथा जहाजपुर के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि को खैराट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एक मेवाड़ मैदान। मेवाड़ मैदान किसे कहते हैं? मेवाड़ मैदान 4 जिलों में है, उदयपुर, राजसमंद तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ मैदान राजस्थान के 4 जिलों में है।
किसे कहते हैं मेवाड़ मैदान? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के मैदान को मेवाड़ मैदान कहते हैं। क्या कहा मैंने? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा के मैदान को मेवाड़ मैदान कहते हैं तथा मेवाड़ मैदान मक्का के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये तो हो गई बनास बेसिन। अब हम पढ़ेंगे बाणगंगा बेसिन। किसे पढ़ेंगे? बाणगंगा बेसिन। ये छोटा ही है, मैं आपको यहीं कवर करवा देता हूं। इसमें तो आपको सिर्फ जिले याद रखने हैं। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन में राजस्थान के 3 जिले आते हैं। कौन से? जयपुर, दौसा तथा भरतपुर। बाणगंगा बेसिन में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा तथा भरतपुर। बस सफिशिएंट, इतना काफ़ी है। क्या कहा मैंने? बाणगंगा बेसिन में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, भरतपुर, दौसा तथा जयपुर। ठीक है, कितने आते हैं राजस्थान में? 3 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा तथा भरतपुर। ठीक, फिर एक शब्द आता है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना मैदान। क्या? गंगा यमुना का मैदान। एक बार प्रश्न आया था कि गंगा यमुना का मैदान किसे कहते हैं? तो गंगा यमुना का मैदान कहते हैं भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर के मैदान को गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि गंगा यमुना का मैदान किसे कहते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर के मैदान को गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। इसी के साथ हमारी पूर्व के मैदान का टॉपिक खत्म हुआ। हमने लगभग राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पूरा पढ़ लिया है। उसमें जो 4 प्रकार के थे, मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान तथा चौथा पठार। हमने मरुस्थल, अरावली तथा पूर्व का मैदान तीनों एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ लिए हैं। अभी सिर्फ भौतिक प्रदेश का एक चैप्टर रहा है, जो है पठार। कौन सा? पठार, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या कल से पढ़ेंगे। इसके हो जाने के बाद आपकी लगभग राजस्थान भूगोल लगभग 30 से 40% कवर हो गई है। क्या कितनी कवर हो गई? 30 से 40%। सबसे टफ टॉपिक यही आता है भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश भूगोल में सर्वाधिक जो टफ कहे तो यही था, और तथा प्रश्न भी ज़्यादा पुटअप यहाँ से ही होते हैं। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तथा आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे वीडियो पाने के लिए घंटी के आइकन को दबा दें। ठीक।